हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप रेडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करेंगे जिसमें पढ़ेंगे साइंस। साइंस में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर की हमने 2 क्लास ले चुके हैं। आज तीसरी क्लास है जहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट था, कौन सा था, लेसन कौन सा था, धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु। धातु के हमने रासायनिक और भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सक्रियता श्रेणी। कौन सा टॉपिक है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी होती है जहां पर धातुओं को क्या है, उनके क्रियाशीलता के क्रम पर आधार पर हम उसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। यानी वह श्रेणी जिसमें धातुओं को अपनी क्रियाशीलता के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे धातु है जो बहुत अधिक क्रियाशील धातु है और बहुत कम क्रियाशील धातु है, जो उसको क्या है कि हम एडजस्ट करने वाली जो श्रेणी होती है, सीरीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, सक्रियता श्रेणी। परिभाषा क्या होगी? वह श्रेणी जिसमें जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली जो श्रेणी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। ठीक है। अब इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो क्या है कि बहुत अधिक क्रियाशील होंगे, बहुत कम क्रियाशील होंगे। पेपर में उसमें से क्या है कि आपको 4 या 5 तत्व उठा कर दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा क्रम सही होगा। यानी क्रम पूछा जाता है आपको, इससे क्या पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। क्रम को याद करने के लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए, बाकी आप क्या रट नहीं सकते हो। तो मैं कुछ धातु आपके सामने लिख रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ लिखें। मैं सारणी बना रहा हूँ, आपको समझ रहे हैं कि एक तरफ धातु है जो जिसको क्रियाशीलता, यानी अवरोही क्रम का क्या होता है, जो मान सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो ऊपर आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्रियाशीलता कम होगी वैसे वैसे धातु क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो सबसे क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम को हम किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। जैसे उदाहरण लिख लेना, ये उदाहरण के रूप में लिखा रहे हैं, उदाहरण के रूप में। दूसरा है सोडियम। कौन है? सोडियम। कौन है? सोडियम। सोडियम बाद में तीसरा है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। तीसरा है कैल्शियम। चौथा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और 5 है एल्यूमिनियम। 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 आगे जिंक। कौन है? जिंक। उसके बाद में जिंक के बाद में आयरन। कौन है? आयरन। आयरन के बाद में लेड। जिसको हम किससे लिखते हैं, पीबी से लिखते हैं। लेड के बाद में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको हम किससे लिखते हैं, एच से। हाइड्रोजन के बाद में क्या है, कॉपर है। क्या है? कॉपर है, जिसको हम लिखते हैं सी यू से। कैल्शियम है यहाँ पर, उसको लिखते हैं सी ए से। ठीक है। कॉपर के बाद में कौन है? मरकरी है। कौन है? मरकरी है, जिसको हम लिखते हैं एच जी से। किससे लिखते हैं? एच जी से। मरकरी के बाद में सिल्वर है। कौन है? सिल्वर। सिल्वर को हम किससे लिखते हैं? ए जी से। किससे लिखते हैं? ए जी से। सिल्वर के बाद में कौन है? सोना है। कौन है? सोना। सोना को लिखते हैं ए यू से। किससे लिखते हैं? ए यू से। यदि हम ऊपर से नीचे जाएंगे, मान लो यहाँ से ये क्रम मैं नीचे रखा हूँ, तो इस क्रम में क्या होगा, अभी क्रियाशीलता घटेगी।
अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ कि अभिक्रियाशीलता घटती है। अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। अब आपको पता है कि सबसे प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो गई, पोटेशियम है। उसके बाद में कौन है, सोडियम है। तो ऊपर वाली धातु है वो तो प्रकृति की सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि नीचे वाली जो धातु है वो सबसे निष्क्रिय धातु है, जैसे सिल्वर हो गया और सोना हो गया। याद रखना, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली 3 धातुएं होती है। कौन होती है, सोना होती है, सिल्वर होती है और प्लेटिनियम होती है। ठीक है। और जो मुक्त अवस्था में धातु पाई जाती है वो क्या होती है कि उनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जैसे सोडियम और पोटेशियम है, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। अब इनमें से क्या होता है कि पेपर में आपके एग्जाम में क्या करते हैं कि 1 या 4 या 5 धातु उठा लेते हैं और उसके बाद में आपको क्या है कि कर्म दिया जाता है, कर्म पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा कर्म सही होगा। तो आपको ये धातुएं पूरी याद होनी चाहिए, जितनी धातुएं इनको पूरी याद करना है। इसके लिए इनकी एक ट्रिक है जो आप याद कर लेना। तो मैं आपको देखो यहाँ पर इनकी क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक याद कर लेना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है इसकी कि इनकी याद कैसे करते हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम का अर्थ होता है के को मैं मान लेता हूँ, देखो केदार, के को क्या मानता हूं मैं, केदार। आगे केदार, एन को मान लेता हूं मैं नाथ। आगे सी ए को मान लेता हूं मैं का, यानी केदारनाथ का। एम जी को अर्थ मान लेता हूं माली, क्या मान लेता हूं, माली। ठीक है। आगे देखो ए एल है, ए एल है, ए एल को अर्थ क्या हो गया, आलू, क्या हो गया, आलू। जैग, जिंक का अर्थ हो गया जरा, क्या हो गया, जरा। ए पी का अर्थ होता है पकाना या फीका पकाता है, ऐसे लिख दो। यानी केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका, फीका, फीका। पीबी का अर्थ क्या हो जाएगा, पकाता है। पीबी का अर्थ क्या होता था, पकाता है का अर्थ हो गया हाइड्रोजन। आगे देखो कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपरी हो जाएगा। कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर का कॉपर। आगे देखो मरकरी है, इसको क्या बोलेंगे, हटाओ, हटाओ, यानी मरकरी को हटाओ और सिल्वर और सोना लेकर आओ, सिल्वर और सोना लेकर आओ, सिल्वर और सोना लेकर आओ। अब देखो ये कितनी जबरदस्त ट्रिक है, दोबारा पढ़ना आराम से। केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है। कॉपर हटाओ, सिल्वर और सोना लाओ। तो ये किसकी है, सक्रियता श्रेणी की क्या है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है। अब हमने क्या है कि सक्रियता श्रेणी पढ़ ली। अब सक्रियता श्रेणी के बाद में अगला टॉपिक है आयनिक यौगिक। क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक बेहद इंपॉर्टेंट यौगिक है, ध्यान रखना। आपने कक्षा 9th में आयनिक यौगिक के बारे में कुछ पढ़ा होगा। आयनिक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, धातु और अधातु मिलकर जो बॉन्डिंग बनाते हैं, उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। यानी धातुएं और अधातुएं आपस में मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है। तो आयनिक यौगिक का निर्माण के लिए मतलब जैसे आपको परिभाषा डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इसकी होगी वह यौगिक, वह यौगिक जिनका निर्माण धातु व अधातुएं परस्पर क्रियाएं करके निर्माण करते हैं। यानी वह यौगिक जिनका निर्माण धातुएं व अधातुएं परस्पर क्रियाएं करके बनाते हैं या क्रिया करके
यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं या क्रिया करके बनाते हैं, बनाते हैं। अब क्या यौगिक है, जैसे आयनिक होगा तो आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक में चार्ज होगा, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज होते हैं। आयनिक कितने प्रकार के यौगिक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। अब इसमें मैंने देखो अगला बिंदु लिख रहा हूं, तो अगला बिंदु क्या हो जाएगा, जो धनात्मक होगा वो हमेशा क्या होती है, धातुएं होती है। धातुएं हमेशा, धातुओं पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, धनात्मक होता है। यानी सभी धातुओं पर, सभी मेटल होती है, सभी धातुएं पर या धातुओं पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज का अर्थ होता है धनायन होता है। क्या होता है, धनायन होती है, धनायन होती है। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना, सभी जो धातुएं होंगी वो हमेशा कैसी होगी, धनायन होती है। दूसरा देखो, अधातुएं क्या होगी, ऋणायन होती है। अधातुएं ऋणायन है, नेगेटिव चार्ज किस पर होगा, अधातुओं पर होती है, ऋणायन होती है, अधातुएं ऋणायन होती है। जिस पर किसका चार्ज लगा होगा, माइनस का, और इस पर चार्ज किसका लगा होगा, प्लस का, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज इसमें आती है, क्या हम इसमें गैसों को इंक्लूड करते हैं। हाँ, गैसों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन उत्कृष्ट गैस को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इंक्लूड उन गैसों को किया जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण नहीं होता है उसको तो हम क्या करते हैं, इनके साथ गिनते हैं, यानी इनसे अभिक्रिया कराते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सभी गैसें हैं, ये गैसें होती है, तो इनको क्या है, इनको साथ में गिनते हैं। लेकिन जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसों का अर्थ है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण है। जैसे कौन सी हो गई, इसमें गैसों को भी क्या सम्मिलित किया जाता है। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं कि गैसों को भी क्या किया जाता है, गैसों को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन उत्कृष्ट गैस नहीं होती है, लेकिन उत्कृष्ट गैसें नहीं होती है, लेकिन उत्कृष्ट गैसें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है। जैसे मैं मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, उत्कृष्ट गैस मान लेते हैं, देखो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर करते हैं, तो उत्कृष्ट गैस है, मान लेते हैं हीलियम है। पहली उत्कृष्ट गैस कौन सी है, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश वितरण करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। यानी आपको पता है कि कक्षा KLMN के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षा क्या है, पूर्ण है, यानी इसमें 2 ही आएंगे। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसमें भरे भी कितने जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। तो इसका कक्षक अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। जिसका अष्टक पूर्ण रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। जैसे मान लो एक और लेते हैं, आर्गन है, क्या है, आर्गन कितना पर आता है, 18 पर आता है। कितने पर आता है, 18 पर आता है। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 8 होगा। यानी अधिकतम अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसे अष्टक पूर्ण होता है तो कौन सी गैस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक उत्कृष्ट गैस हो गई। आगे देखो नियोन है, तो नियोन भी लेते हैं, एन ही लेते हैं। तो नियोन कितने पर आता है, 10 पर आता है। कितने पर आता है, 10 पर आता है। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 कितना होगा, 2, 8 होगा। यानी इसका देखो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो एकदम बराबर रूप से हो रहा है, दोनों कक्षों में क्या हो रहा है, बराबर रूप से हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, अगला क्या है, अगला आयनिक यौगिकों का निर्माण। अगला बिंदु क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिकों का निर्माण। हम आयनिक यौगिक का निर्माण किस प्रकार करते हैं, अब ये पढ़ेंगे। तो आयनिक यौगिक में निर्माण करने के लिए मैं पहले एग्जाम्पल के रूप में पहले लेते हैं। मैं कौन सा एग्जाम्पल पहला लेता हूँ कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है, ये आप सब जानते हो। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है। अब देखो यहाँ पर जो सोडियम ये तो धातु है, सोडियम तो क्या धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो क्या करेंगे, देखो ये पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है,
ये पेपर में बहुत बार पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है नहीं, तो इनको कवर कर लेना। तो सोडियम है, जैसे सोडियम धातु है, तो धातु हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज होगी तो पहले आप ध्यान रखना धातु ये कितने पर आती है, 11 पर आती है। कितने पर आती है, सोडियम कितने पर आती है, 11। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1 ये होगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1 होगा। मतलब इसके पास में अष्टक पूर्ण होने के बाद में भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 1 बचा है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा। तो एक देगा तो ये देगा मतलब निकालेगा, निकालने का अर्थ है किसी को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, निकालेगा, निकाल कर किसको देगा, क्लोरीन को। मान लेते हैं क्लोरीन निकल रहा है, और क्लोरीन पर कैसा होगा, क्लोरीन कैसी है, धातु धातु कैसी होती है, ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है। अब देखो क्लोरीन आती कितना पर है, 17 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 8 7 हो जाएगा। अब देखो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास में है कितने, 7 है। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक क्या कर लेगी, पूर्ण कर लेगी। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करेगी, 1 करेगी। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, 1। तो ये किसका निर्माण करेगी, क्लोरीन का। किसका करेगी, क्लोरीन का। अब इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो मिलकर दोनों क्रिया करेंगे, तो मिलकर करेंगे तो क्या करेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो सोडियम है। अब सोडियम के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, मान लेते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, प्लस क्लोरीन है। क्लोरीन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो सातों को 10 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गया। अब देखो अगर जैसे ये दोनों क्रिया करेंगे, आपस में क्या करेंगे, क्रिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पर जाएगा, इधर जाएगा। कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो गई। अब देखो ये क्या बन गया, NaCl बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नीचे, इसने किसका निर्माण किया है, NaCl का किया है। किसका निर्माण किया है, NaCl। और NaCl का अर्थ होता है कि सोडियम यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और क्लोरीन यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और इन क्लोरीन ने अपना अष्टक क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। तो इस हिसाब से कौन सा यौगिक का निर्माण हुआ है, आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। अगर वापिस इसमें मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो मेरे को वापिस क्या प्राप्त होगा, ये होगा कि सोडियम पॉजिटिव रूप में निकलेगा और क्लोरीन नेगेटिव रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। अगला देखो दूसरा, इसका दूसरा उदाहरण है, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2 होता है। क्या होता है, MgCl2 होता है। अब आप देखो कंफ्यूज हो गए नहीं कि सोडियम क्लोराइड में तो Cl एक बार आ रहा था, यहाँ पर Cl कितने बार है, 2 बार है। तो कक्षा 9 में आपने यौगिकों के अणुसूत्र बनाना सीखा था नहीं, तो अणुसूत्र बनाने के लिए आपको क्या है कि इसकी वैलेंसी का होता है, संयोजकता आनी चाहिए कि कितनी संयोजकता होती है किस धातु की। वैलेंसी के आधार पर मतलब यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सोडियम सॉरी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है, तो ये हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज की होगी। कैसे होगी, पॉजिटिव। अब देखो मैग्नीशियम आता है कितने पर है, 12 नंबर पर आता है। कितने पर आता है, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 2 होगा नहीं। अब आप समझो कि इसका अष्टक पूर्ण होने के बाद में इसके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो ये 2 का क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करके किसको देगा, क्लोरीन को देगा, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीशियम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका निर्माण हो जाएगा, Mg का, ठीक है। Mg किसके रूप में आएगा, प्लस के रूप में। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। 2 8 यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसने कितने का डोनेट किया है, 2 का डोनेट किया है, ठीक है। आगे देखो क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, दो क्लोरीन है तो अलग अलग ग्रहण करेंगी, ध्यान रखना। तो एक क्लोरीन है, जैसे इसमें से कितना ग्रहण करेगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये किसका रूप हो जाएगा, नेगेटिव रूप में। आप जानते हो पिछले रूप में हमने पढ़ा है कि क्लोरीन कितने पर आता है, 17 पर। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 होगा। जैसे ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पर इसका निर्माण क्या हो जाएगा कि 2 8 8 हो गया। अब दूसरी दो मतलब क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2 अणु लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 है। तो क्लोरीन के अणु भी हमें कितने लेने होंगे, 2 लेने होंगे।
अगला क्लोरीन का अणु होगा वो सेम कंडीशन उसकी होगी। तो अब देखो मैं क्रिया करवाता हूँ, किसकी क्रिया करवाते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ में करवाते हैं, दो क्लोरीन के कितने अणु लेने, दो लेने। तो पहला अणु मान लो ये दूसरा अणु ले लिया। अब देखो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन, तो एक दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो 7 दर्शा दो। इसके पास में कितने हैं, 7 है, तो 7 दर्शा दो। अब देखो एक तो यहां से यहां पर आ जाएगा, सॉरी एक तो यहां से यहां पर आ जाएगा, एक यहां से यहां आ जाएगा नहीं। तो अब ये दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, मैग्नीशियम पॉजिटिव रूप में, और क्लोरीन इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, इसके पास में भी कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8, और ये किसका निर्माण करेंगे, माइनस में। और अब ये दोनों जैसे हम मिलाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि MgCl2 लिख सकते हैं। तो ये किसका निर्माण हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो इस हिसाब से हमने आयनिक यौगिक का निर्माण करना सीखा है। आपको मैं आपको उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करना घर पर जाकर। एक तो जल के अणु का निर्माण करना किसका, H2O का। आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण कर सकते हो। ये दो होमवर्क के रूप में आप खुद करना, कौन कौन सा, जल वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, आप खुद करके मेरे को बताना। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है। पहला गुणधर्म है भौतिक प्रवृत्ति या भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति का अर्थ होता है कि आयन मतलब आयनिक यौगिक होते हैं, किन से मिलकर बने होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि धन आयन व ऋण आयन के मध्य, धन व ऋण आयनों के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत, आकर्षण बल बहुत, सॉरी यहाँ पर नाम लिख लेना बीच में, बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण ये कठोर व भंगुर होते हैं, कठोर व भंगुर होते हैं, कठोर व भंगुर होते हैं। तो पहला जो गुणधर्म है वो कौन सा गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है, यानी धन आयन और ऋण आयनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण आकृति उसकी कैसे होती है, ठोस और भंगुर होती है, जिसको हम क्या कि तोड़ सकते हैं आसानी से, क्या है आसानी से नहीं तोड़ सकते, लेकिन भंगुर चीजों को क्या है तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देखो गलनाक और कवतनाक, गलनाक व कवतनाक, दूसरा गुणधर्म है गलनाक व कवतनाक। तो याद रखना आयनिक यौगिक का गलनांक कवतनाक उच्च होता है, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण इसका गलनांक और कवतनाक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आयनिक यौगिकों का, आयनिक यौगिकों का गलनांक व कवतनाक उच्च होता है, उच्च होता है। उच्च होने का कारण समझ गए, क्योंकि इनके मध्य जो जो इंटरनल जो फोर्स होता है, इनके आयनों के मध्य जो इंटरनल फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत दृढ़ होता है, बहुत मजबूत होता है, उनके कारण इसका क्या होता है, गलनांक और कवतनाक क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा है घुलनशीलता, तीसरा गुण कौन सा है, घुलनशीलता, घुलनशीलता। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन बाकी इधर उसमें घुलनशील नहीं है, बाकी लिक्विड की फॉर्म में उसमें क्या नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते, लेकिन पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, इनमें घुलनशील
नहीं होता है, नहीं होते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, सिर्फ ओनली फॉर किस में घुलनशील होते हैं, जल में ही घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील किस में होते हैं, मात्र जल में होते हैं, बाकी ये घुलनशील नहीं होता है। अगली है विद्युत चालकता, क्या होती है, विद्युत चालकता। चौथा पॉइंट है कौन सा है, विद्युत चालकता है, कौन है, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जैसे विद्युत चालक, जैसे आयनिक यौगिक में विद्युत का चालन करेंगे तो ये दो आयनों में टूट जाएगा। किस कौन कौन से आयनों में, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएगा, यानी विद्युत का ये चालन करते हैं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करके अलग अलग आयनों में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो इसके आयनिक यौगिक के चार गुणधर्म है, कौन कौन से हैं, भौतिक गुणधर्म, गलनांक, अवकलनांक, घुलनशीलता और विद्युत चालकता। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।